नमस्कार, मैं हूं सिमरन और स्वागत है आपका Cloud9 न्यूज़ में। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें कौन कौन सी हैं। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनावों से पहले अब राज्यवासियों को सरकार की ओर से सौगातें मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने पिछली सरकारों पर हमला करते हुए कहा कि उन लोगों ने कई सालों तक अंधेरे में रखा, लेकिन अब यह न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी छाप छोड़ रहा है। गौरतलब है कि नोएडा के जेवर में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए जिन लोगों की भूमि का अधिग्रहण किया गया, उनके भुगतान में भी कई तरह की अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े महाराष्ट्र सरकार मंत्री नवाब मलिक के निशाने पर हैं। नवाब मलिक का आरोप है कि समीर वानखेड़े ने झूठा जाति प्रमाण पत्र देकर आरक्षित कोटे से नौकरी पाई है। हाल ही में नवाब मलिक ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक तस्वीर भी जारी की थी और दावा किया कि यह तस्वीर निकाहनामे पर हस्ताक्षर किए हुए समीर दाऊद वानखेड़े की है। अब नवाब मलिक ने एक और ट्वीट करते हुए समीर वानखेड़े की मां जाहिदा बानो का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया है, जिसमें उनका धर्म हिंदू लिखा हुआ है। वहीं दूसरा दस्तावेज एक कब्रिस्तान का है, जिसमें उनकी मां का धर्म मुस्लिम बताया गया है। इन दस्तावेजों को पोस्ट करते हुए नवाब मलिक ने लिखा है, एक और फर्जीवाड़ा, अंतिम संस्कार के लिए मुसलमान और सरकारी दस्तावेज के लिए हिंदू, धन्य है दाऊद ज्ञानदेव। इस मामले में नया मोड़ तब आया जब कोर्ट ने नवाब मलिक को समीर वानखेड़े मामले में कोई भी बयानबाजी करने से रोक लगा दी है। पटना के दीघा थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा एक एजेंसी में की गई छापेमारी में अंग्रेजी शराब की कई बोतलें बरामद की गई। जिस एजेंसी से अंग्रेजी शराब जब्त की गई वो बीजेपी नेता नीलेश यादव उर्फ नीलेश मुखिया की है। दरअसल बुधवार रात को दीघा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बीजेपी नेता नीलेश यादव के दीघा स्थित कोका कोला एजेंसी में छापेमारी कर 100 पाइपर्स और रॉयल स्टैग की 17 बोतलें विदेश शराब की बरामद की। इस दौरान पुलिस ने मौकाए वारदात से 7 लोगों को भी गिरफ्तार किया। हालांकि बीजेपी नेता नीलेश यादव मौके से फरार होने में कामयाब रहे, जिसके बाद अब आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस की मिलीभगत से ही नीलेश मुखिया भागने में कामयाब रहे हैं। गौरतलब है कि सीएम नीतीश की शराबबंदी पर हाई लेवल मीटिंग के बाद से ही राज्य में सघन अभियान चलाया जा रहा है। बेगूसराय से भाजपा विधायक कुंदन सिंह ने कहा कि शराबबंदी कानून की एक बार फिर से समीक्षा होनी चाहिए। बिहार में शराबबंदी के कारण अपराध से जुड़े मामले बढ़ रहे हैं। सिंह का यह बयान पार्टी के एक अन्य विधायक हरिभूषण सिंह बचौल द्वारा राज्य में शराबबंदी कानून को वापस लेने की मांग के एक दिन बाद का आया है। भूषण ने कहा कि शराब पर प्रतिबंध से सरकारी खजाने को भारी नुकसान हो रहा है। कुंदन सिंह ने कहा कि जहां राज्य पुलिस शराब के संचालन पर नजर रखे हुए है, वहीं हत्या, अपहरण, बलात्कार, चोरी और अन्य अपराध के मामले बढ़ रहे हैं। बिहार पुलिस अपराधों पर ध्यान नहीं दे रही है। गौरतलब है कि गुरुवार को पटना के जाने माने दंत चिकित्सक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार पर भी अपराधियों ने गोलियां बरसा दी। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार ने कुछ दिनों पहले ही राजद का दामन छोड़ जदयू का दामन थामा था। बिहार सरकार में सहयोगी मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी के विधायक मुसाफिर पासवान का दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में निधन हो गया। बुधवार की रात को 10 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। मुसाफिर पासवान मुजफ्फरपुर जिले के बोचहां विधानसभा से विधायक थे। उन्होंने साल 2020 से विधानसभा चुनाव में वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। मुसाफिर पासवान के निधन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव सहित कई बड़े नेताओं ने शोक संवेदना प्रकट की है। अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी लगातार छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रही है और अब तक वो कई छोटे दलों को अपने साथ जोड़ चुकी है और गठबंधन बना चुकी है। इसको लेकर आज पूर्व कैबिनेट मंत्री राजा भैया ने सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की है। गौरतलब है कि राजा भैया समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं और मुलायम सिंह यादव के साथ उनके संबंध काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। आपको बता दें कि बुधवार को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, जिसके बाद राज्य के सियासी माहौल में गहमागहमी बढ़ती जा रही है। देश में कोरोना संक्रमण का ग्राफ फिर से बढ़ने लगा है।
देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी में मिड टर्म ट्रेनिंग में आए 11 वरिष्ठ IFS अधिकारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सभी को FRI परिसर स्थित हॉस्टल में आइसोलेट कर दिया गया है। अकेडमी के अपर निदेशक डॉक्टर SK अवस्थी ने बताया कि 48 अधिकारियों का दल पहले लखनऊ ट्रेनिंग पर था, इसके बाद दिल्ली में ट्रेनिंग के लिए गया। दिल्ली से दून प्रस्थान के दौरान सभी के सैंपल लिए गए थे, जिसमें 8 अधिकारी संक्रमित पाए गए। इसके बाद दून में सभी 48 की सैंपलिंग की गई और 3 अन्य के साथ संक्रमितों की संख्या 11 पहुंच गई है। भारतीय नौसेना ने देश की नौसैन्य शक्ति में और बढ़ोतरी करते हुए पनडुब्बी INS वेला को आज सेवा में शामिल किया। भारतीय नौसेना को कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी परियोजना 75 के तहत कुल 6 पनडुब्बियों को सेवा में शामिल करना है। INS वेला सेवा में शामिल की गई इस श्रेणी की चौथी पनडुब्बी है। पनडुब्बी को नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह की उपस्थिति में सेवा में शामिल किया गया। इससे पहले नौसेना ने 21 नवंबर को युद्धपोत INS विशाखापट्टनम को सेवा में शामिल किया था। इस प्रकार नौसेना को एक सप्ताह में INS विशाखापट्टनम के बाद INS वेला के रूप में 2 उपलब्धियां हासिल हुई हैं। इकोनॉमी में तेजी लाने के लिए सरकार चालू वित्त वर्ष में एडिशनल खर्च के बारे में विचार कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार के एडिशनल स्पेंडिंग प्लान में फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी का हिस्सा सबसे ज़्यादा होगा। एडिशनल स्पेंडिंग को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विंटर सेशन में प्रस्ताव को पेश करेंगी। बता दें कि 29 नवंबर से विंटर सेशन की शुरुआत हो रही है। कोरोना के कारण केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत साल 2021 की दिवाली तक मुफ्त राशन दिया था। इसके अलावा किसानों की मदद के लिए बजट आवंटन के अलावा 2 अलग अलग बार फर्टिलाइज़र सब्सिडी भी दी गई। इसके कारण सरकार को बजट अनुमान के मुकाबले 1.6 लाख करोड़ रुपए ज़्यादा खर्च करने पड़े। माना जा रहा है कि एडिशनल स्पेंडिंग के तहत मनरेगा के लिए भी कुछ फंड का प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा एक्सपोर्ट ड्यूटी रिफंड की जाएगी और एयर इंडिया को कैश का भुगतान किया जाएगा। मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी नीट की परीक्षा साल में 2 बार आयोजित करने को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू होने वाली है। स्वास्थ्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय इस बारे में फिर से चर्चा करेंगे। हालांकि अभी तक इस मामले में किसी भी तरह की सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस पर एक निर्णय लिया जाएगा। पिछले साल पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के नेतृत्व में इस बारे में चर्चा हुई थी। नीट साल में 2 बार आयोजित करने को लेकर मांग बढ़ रही है। ऐसे ही डेली न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल Cloud9 को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।